Welcome all to the new lecture of biochemistry. आज हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स। तो फटाफट से सब लोग लेक्चर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, ऐसा ना हो कि लेक्चर मिस आउट हो जाए। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स यानी कि जीन्स जीन्स जेनेटिक्स यानी कि जीन्स जो कि आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है वो सब आज हम जानेंगे इस लेक्चर में, क्योंकि जो हमारा जेनेटिक्स का फर्स्ट जो कोर चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन है कि मोडल ऑर्गेनिजम्स एंड मेंडलिज्म कैसे होता है उसके बारे में। So wait a second. जेनेटिक्स और जीन्स वगैरह की खोज मेंडल ने करी थी। ठीक है, मेंडल एक साइंटिस्ट है, ग्रीगर मेंडल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ग्रीगर जे मेंडल ने इसकी खोज करी थी 1900 में रिसर्चेस करके। एंड देन इसने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पी प्लांट पे रिसर्च करी थी कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, वेट अ सेकेंड। मेंडल ने पी प्लांट पे रिसर्च करी थी। इसके 7 ट्रेड्स वगैरह निकाले थे, वो सब आप क्लास 12th में पढ़ चुके होंगे। जहाँ तक आपको बताया गया था प्रिंसिपल इनहेरिटेंस के चैप्टर में, बायोलॉजी में। ठीक है, इसके आगे हम करने वाले हैं मॉडल ऑर्गेनिजम्स, जो कि मेंडल ने इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया है कि मॉडल ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होते हैं। मॉडल ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे कॉमन फीचर्स से एलोंगेट करते हैं, जैसे कि अपना स्मॉल साइज़ हो गया। ठीक है, कोई भी स्मॉल साइज़ मान लीजिए। एंड शॉर्ट जनरेशन हो गई, मतलब पहले स्मॉल चीज़ों की बात करेंगे हम। शॉर्ट जनरेशन टाइम हो गया। इसके बाद में एज ऑफ ग्रोइंग, एंड देन मेंटेनेंस, जो भी अंडर लैब कंडीशन के अंदर होती है मेंटेनेंस वगैरह। जो भी लैब में करा था इसने एक्सपेरिमेंट के दौरान। एंड देन अवेलेबिलिटी कितनी होती है, लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेंट्स, कितने म्यूटेशंस वगैरह हो रहे हैं, कितने ऑर्गेनिजम्स इसमें कम्प्लीटली ग्रोन अप कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, वो सब स्टडीज़ वगैरह मॉडल ऑर्गेनिजम्स पे करी थी। और मॉडल ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मॉडल ऑर्गेनिजम्स के या तो आप टाइप समझ लीजिए या आप एग्जांपल्स मान लीजिए कि हम उन जो ऑर्गेनिजम्स की मेंडल ने स्टडी करी थी उसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, पहला आपका वन एंड ओनली फेवरेट ई कोलाई यानी कि एस्केरिया कोलाई। एस्केरिया कोलाई तो क्या कहते हैं, इसका नाम से पता लग रहा है इसका बहुत बड़ा योगदान है इसमें डीएनए वगैरह में करने के लिए। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये ई कोलाई है ये हमारा यूनिसेलुलर है। ठीक है, ये एक ही सेल से मिलकर बना है। ठीक है, इसके बाद में जो ई कोलाई है, हमारा जो ई कोलाई है, ठीक है, वो थोड़ा रोड शेप का है। ठीक है, वो रोड शेप का है। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन डायग्राम मैंने बनाया है, ये रियल नहीं है। ठीक है, कभी सोचो कि सर ये थोड़ा आपने डायग्राम गलत बनाया है, तो मैंने इलस्ट्रेशन बनाया। इलस्ट्रेशन का काम ही होता है कि मतलब थोड़ा रफली डायग्राम है। ओके, रोड शेप का होगा एंड ये थोड़ा फ्लैजिलेटेड भी होगा। ठीक है, फ्लैजिला वगैरह इसमें होगा तो फ्लैजिलेटेड ही अपने आप हो जाएगा।
इसके बाद में ई कोलाई में, एक सेकेंड में थोड़ा फ्लैजिलेटेड होने के साथ साथ जो हमारा एस्केरिया कोलाई है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा इसमें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव, ये मतलब टाइप है ग्राम स्टेनिंग का जो आता है, ठीक है। वो आपने 103 करा होगा, जब उसमें बताया होगा आपके प्रोफेसर्स या टीचर्स से, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो। और अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से हैं तो आपने अपना बुक में देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो हम आपको इससे अलग सेपरेट वीडियो में बता सकते हैं कि कैसे क्या होता है, ठीक है। ये हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, रोड से पे फ्लैजिला वगैरह इसमें आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में ये हमारा नॉन फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक वगैरह का इसमें कोई यूज़ नहीं होता, नो फोटोसिंथेटिक, ठीक है। एंड इसके साथ साथ में इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं कि मतलब कुछ स्ट्रेन्स हमारे नॉन पैथोजेनिक बन जाते हैं और कुछ हमारे कॉमन इनहेबिटेंट इंटेस्टाइनल ट्रैक बन जाते हैं बहुत से ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि इसमें इंक्लूड होते हैं, ह्यूमंस भी इंक्लूड होते हैं, क्योंकि जहाँ पे एक्सेप्शंस की बात आ गई वहाँ सबसे पहले ये वाले ऑर्गेनिज्म सबसे आगे रहते हैं, यानी कि हम ह्यूमंस, ठीक है। इनकी बॉडी वगैरह चेंज होती रहती है, ऑर्गन सिस्टम वगैरह हर क्या कहते हैं, हर टाइम के बाद चेंज होता रहता है, ठीक है। तो मतलब कुछ स्ट्रेन्स में नॉन पैथोजेनिक भी है, सम इन नॉन पैथोजेनिक, ठीक है। पैथोजेनिक तो मतलब सबको पता ही होगा। फिर इसमें बताया गया है कि मतलब जनरली ये जो मल्टीप्लाई करते हैं बाइनरी फिजन से करते हैं, एंड ये कैपेबल होते हैं एक्सचेंज करने में जेनेटिक मटेरियल, वो भी पैरासेक्सुअल प्रोसेस से, जैसे कि पैरासेक्सुअल कंपैरिजन से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये ई एस्केरिया कोलाई है, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, रियल नहीं मानेगा कोई भी, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। एस्केरिया कोलाई है, रोड सेव कर देते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। ये एस्केरियसिस कोलाई है, इधर से इसका फ्लैजिला निकल रहा है, ठीक है। इसके बाद में ये मल्टीप्लाई हो रहा है बाय बाइनरी फिजन से, ठीक है, बाइनरी फिजन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब ये, और उससे ये 2 गुना 4 गुना बढ़े जा रहा है, ऐसे 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 8, जैसे आगे बढ़े मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ठीक है। ये कैपेबल एक्सचेंज कर सकता है जेनेटिक मटेरियल्स को, कभी इसमें कभी ऐसे जेनेटिक मटेरियल्स को चेंज कर सकता है। इसके बाद में ये जो जेनेटिक मटेरियल वगैरह चेंज हो रहा है ना, ये चेंज हो रहा है चेंज बाय पैरासेक्सुअल प्रोसेस से, ठीक है। एंड ये इधर में थोड़ा मैंने राइटिंग स्पीड अप करा है, क्योंकि ये थोड़ा रफ वर्क है, तो आपको इतना ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये पैरासेक्सुअल प्रोसेस होता है, जैसे कि कंजुगेशन में होता है, कंजुगेशन करते हैं उसमें काम आता है, ठीक है। और कंजुगेशन जो एक प्रोसेस है, उसके 3-4 कॉमन भाई बहन हैं, उनके बारे में जान लीजिए, ठीक है, कि मतलब कौन कौन है। फिर उनकी आप डेफिनेशन वगैरह अपना बुक से टैली कर लेना। कंजुगेशन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, और इंडक्शन भी मान सकते हैं, और कंडक्शन। तो ये इसके सिमिलरिटीज़ में आते हैं, आप देख लेना, ठीक है। एंड बाकी हमने फर्स्ट एस्केरियसिस कोलाई कर लिया है। इसके अब एडवांटेजेस देखेंगे कि क्या क्या इसमें एडवांटेजेस है। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा तो यस बोल देना कमेंट में कि एस्केरियसिस कोलाई क्लियर है, ठीक है।
इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि क्या है भाई इसके एडवांटेजेस। ठीक है, तो एडवांटेजेस हैं भाई इसके एडवांटेजेस ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला वो मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है बहुत तेज़ी से, मतलब वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से ये मल्टीप्लाई कर रहा है, या वेरी फास्ट छोड़ के रैपिडली भी कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से ये मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई करता है तो ये हमेशा एवरी 20 मिनट्स में ये मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, अपने सेल्स को जैसे 1 था, 1 से 2 बनाए, 2 से 4 बनाए, ऐसे ये मल्टीप्लाई कर देता है हर 20 मिनट में। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये इसका एक एडवांटेज है कि जल्दी जल्दी ग्रोन अप करता है। फिर इसके बाद में ये जो है मतलब ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में ये जो हमारा ये ग्रोन करता है, मतलब ग्रो करता है, ये दोनों में करता है, बोथ सेमी सॉलिड मीडियम में, सेमी सॉलिड मीडियम यानी कि कॉलोनीज टाइप में, या कह सकते हैं बैक्टीरियल लॉन्स वगैरह हो गए, जैसे कि गार्डन्स वगैरह होते हैं रियल लाइफ में, वैसे कॉलोनीज टाइप में ग्रोन अप करता है, सॉलिड मीडियम होता है, और एक लिक्विड एंड लिक्विड ब्रोथ। ठीक है, ये दोनों में ग्रोन अप करता है। सेमी सॉलिड मीडियम मैंने बताया कॉलोनीज वगैरह में भी ग्रोन अप करता है, कॉलोनीज वगैरह बना देता है, ये अपनी मतलब खुद का कॉलोनी वगैरह इसने बना दिया इंक्रीज़ करते हुए सेल्स वगैरह को। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके बाद में इनकी जो एबिलिटी होती है ना, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं एज आइसोलेटेड सेल्स की तरह, और ये फॉर्म करते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स की तरह, मतलब जैसे कि कॉलोनीज वगैरह हो गई अपनी। सिंप्लीफाई आइसोलेशन प्योर स्ट्रेन्स वगैरह में काम आता है, मतलब आइसोलेशन वगैरह सेल्स को भी मतलब बढ़िया तरीके से मल्टीप्लाई वगैरह कर देते हैं। एंड इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ आती है थर्ड में, ये एक तरीके का हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मतलब क्योंकि इसमें 1 सेल है तो ये हैप्लॉइड आएगा, और अगर 2 होते हैं तो डिप्लॉइड आएगा, 3 होंगे तो ट्रिप्लॉइड। ये आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। और जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये यूज़फुल होते हैं, यूज़फुल किसके लिए होते हैं? आइसोलेशन ऑफ म्यूटेंट्स के लिए ये यूज़फुल होते हैं। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ म्यूटेंट्स। ठीक है, इसके बाद में इसमें जो सारे जीन्स है वो ऑर्गेनाइज्ड लेवल में करे गए हैं, ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं सारे के सारे जीन्स जो भी होते हैं सिंगल सेलुलर क्रोमोसोम्स में। ठीक है, विद प्रीडोमिनेंटली सिंगल कॉपीज रहती है जीन्स की, और मिनिमल नॉन कोडिंग डीएनए रहता है। ठीक है, और हर बार प्लाज्मिड्स होते हैं जो भी मॉडिफाइड होते हैं यूज़ करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह के लिए। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करी दी है तो मैं आपको बता देता हूँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग अपना क्या कहते हैं यूरोप वगैरह में ज़्यादा इसका चर्चा है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ठीक है, ये भी आपको क्लास 12th में बताया गया था जेनेटिक वाले चैप्टर में, आई थिंक 12 या 13 चैप्टर कुछ समथिंग था। ठीक है, NCERT इसके चैप्टर नंबर चेंज हो चुके हैं शायद से, तो आप चेकआउट कर सकते हैं NCERT बुक्स का। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना ऑर्गेनिज्म है, एंड इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑर्गेनिज्म है, एक सेकंड थोड़ा ब्लर हो रहा है स्क्रीन। ये जो मोस्टली यूज़ होता है ना ऑर्गेनिज़म, ये हमारे RDT के अंदर यूज़ होता है। ये ऑर्गेनिज़म RDT यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के अंदर ये अपना जो ऑर्गेनिज़म है एस्केरिया कोलाई वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, और एस्केरिया हमारा मतलब क्या कहते हैं ना, एक तरीके का ये मैकेनिज़्म वगैरह में सब में है ये। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन में, रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन है, जीन ऑर्गेनिज़म में है, रेगुलेशन में है। तो ये अपना रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में ही यूज़ होता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज़म फाइंड आउट करने के लिए जो भी
चल रहा है, क्या चल रहा है, मतलब ऑर्गेनिजम्स वगैरह के इन्वॉल्वमेंट में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। जो अपना नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है वो है अपना सैक्रोमाइस सर्विसेज। सैक्रोमाइसिस के और भी टाइप्स हैं। ठीक है, ये सर्वेसी है। सैक्रोमाइस के और भी टाइप है। ठीक है, और ये सैक्रोमाइसिस सर्वेसी एक तरीका ईस्ट है। ठीक है, अब इसमें कौन सा ईस्ट है, मतलब ईस्ट की उसमें आ जाता है फॉर्म में। सर्वेसी जो भी है ये ब्रीवर्स नाम का है। ठीक है, और ये भी यूनिसेलुलर है। ठीक है, ये भी यूनिसेलुलर है और ये यूकैरियोट है। यूनिसेलुलर है तो यूकैरियोट होगा, ये बातें याद रख लेना। ठीक है, सिंगल सेल। और जो ये यूकैरियोटेड है, बट ये क्या कहते हैं, ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों हैं, दोनों ही फॉर्म्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फॉर्म दोनों में ये ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में इसके पास दो मैटिंग टाइप्स है। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे ऐसे, टू मैटिंग टाइप्स। क्या है वो टाइप्स, वो दिखाता हूँ मैं आपको। अल्फ़ा मान लेते हैं उसको, ए तो मानना बेटर नहीं रहेगा। ए एंड ए यानी कि हैप्लॉइड सेल्स जो अपोजिट मैटिंग टाइप है वो फ्यूज़ करते हैं फॉर्म करने के लिए डिप्लॉइड सेल। यानी कि मतलब ऐसे मान लीजिए ये एक हैप्लॉइड सेल है। ठीक है, ये एक हैप्लॉइड सेल है। ठीक है, ये इससे ही अपोजिट वाले से, मान लीजिए इसके अपोजिट में एक और है, ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे तो ये फ्यूज़ करने से एक डिप्लॉइड सेल बन जाएगा। डिप्लॉइड सेल यानी इनके अंदर दो है। ठीक है, तो ये डिप्लॉइड सेल बन जाएगा फ्यूज़ करने से अपने अपोजिट वाले से। ठीक है, और ये जैसे मैंने कहा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड है। ये जो हमारा है ये मल्टीप्लाई करता है, जैसे वो मल्टीप्लाई करता था बाइनरी फ्यूज़न के द्वारा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा था बाइनरी फ्यूज़न, ये रहा देखो इधर पे, बाइनरी फ्यूज़न के द्वारा ये कर रहा था। ठीक है, इधर पे तो ये अपना जो मल्टीप्लिकेशन करेगा अपने सेल्स वगैरह को तो बढ़ाएगा ये, तो मल्टीप्लाई करेगा ये बाय माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, अब माइटोसिस और मियोसिस पढ़ के आना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, क्या पता नेक्स्ट यूनिट में हो या आगे वाले टॉपिक्स पे। ठीक है, मैं कोशिश ये करूँगा कि एक लेक्चर में अपना जो भी है एक टॉपिक आराम से कवर्ड अप हो जाए। ठीक है, अगर नहीं होता है तो कोई इशू नहीं है, ये मैक्सिमम लेक्चर 1 आवर का होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आपको कवर अप कराएंगे तो थोड़ा समझना नहीं होता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, मतलब रिज्यूम करते हैं। तो इसमें जो होता है ना, मल्टीप्लाई करता है माइटोसिस, तो इसमें ना आइडेंटिकल डॉटर्स मिलती है। ठीक है, आइडेंटिकल डॉटर्स मिल जाती है, बहनें मिल जाती है आइडेंटिकल। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे ये होता है। ठीक है, ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मिलने की वजह से ये आइडेंटिकल होता किस वजह से है, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बाय बडिंग से, जो बडिंग वगैरह हो रही है सेल्स की, उसकी मदद से। तो डिप्लॉइड सेल रिवर्ट बैक कर सकता है टू हैप्लॉइडिटी बाय मियोसिस। मतलब जो डिप्लॉइड सेल है ना, वो जैसे मान लीजिए डिप्लॉइड है, ये वापस से अपना अपना हैप्लॉइड वे में जा सकता है। कैसे जा सकता है, उसका एक प्रोसेस है, और वो जो प्रोसेस है ना वो मियोसिस से होता है। ठीक है, माइटोसिस क्या करता है, एक सेल को दो में कन्वर्ट करता है, और मियोसिस क्या करता है, वही बड़े सेल को मतलब वही दो सेल्स को वापस से फ्यूज़ करके सिंगल में डाल देता है। तो यही इन दोनों का प्रोसेस है, समझ में आ गया होगा। बस अब इसके आगे का देखते हैं भाई। ठीक है, कन्फ्यूज़न है तो वापस समझाता हूँ। देखो, माइटोसिस क्या करता है, डिवीज़न करता है, दो पेरेंटल सेल्स को इनटू डॉटर सेल्स निकलते हैं उसके बडिंग के द्वारा,
और मायोसिस क्या करता है? मायोसिस जो भी डिप्लॉइड सेल होता है, डिप्लॉइड सेल को मतलब क्या कहते हैं, उसको एक तरीके से ऐसे मतलब ऐसे तरीके से कंप्रेस वगैरह करता है, ब्रेक डाउन करता है, क्या करता है या फ्यूज़ कर देता है दोनों ही सेल्स को उसके अंदर के, जिससे वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाए। और वो जो प्रोसेस होती है ना, उसे मायोसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। और ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है सैक्रोमाइसर सेरेविसी, ये हमारा मतलब क्या कहते हैं ना, ईज़िली ग्रो कर जाता है। मतलब ये हमारा ईज़िली ग्रो कर जाता है, वो भी लेबोरेटरीज़ में भी। और इसका शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, शॉर्ट लाइफ होता है इसका लाइफ साइकिल, यानी कि अराउंड 90 मिनट्स का होता है। कुछ 1.5 आवर्स का होता है, मतलब यानी कि 1.5 घंटा मान लीजिए इसका ये लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, 90 मिनट्स। ठीक है, इसके बाद में इसकी बात करते हैं एडवांटेजेस में। हम इसकी एक बात ले सकते हैं कि ये ईज़िली ग्रो हो जाता है लैब में, ईज़िली ग्रो इन लैब्स। ठीक है, एंड टाइम की बात तो नहीं लेंगे साइकिल की शॉर्टेस्ट वे में, क्योंकि अगर हमें उनकी ज़रूरत होती है तो हमें 1.5 आवर्स में अपने ऑर्गेनिज्म की टेस्टिंग पूरी करनी होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इनका। ठीक है, और जो इनके सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना मायोसिस के, जो कि अनऑर्डर्ड टेट्राड्स यानी कि 4 सेल्स वाले, वो एनक्लोज होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे मायोसिस है। ठीक है, मायोसिस के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं मायोसिस के, जिन्हें हम कहते हैं अनऑर्डर्ड, मतलब इन्हें बुलाया नहीं जाता। ठीक है, फिर भी ये आ जाते हैं, जैसे बिन बुलाए मेहमान। अनऑर्डर्ड टेट्राड्स यानी कि 4 सेल्स वाले। ठीक है, 4 सेल्स वाले, जैसे कि हैप्लॉइड वगैरह होते हैं वैसे। ठीक है, तो ये हमारे जो है ना, ये सेल्स पे इंडिकेशन करना था। ठीक है, सेल्स है ना, वो एनक्लोज होते हैं। एनक्लोज मतलब पास होते हैं किसके अंदर, इन एस्कस के अंदर, जो कि हमारा आइसोलेटेड है। ठीक है, कैन बी आइसोलेटेड है, और इसको एनालाइज करते हैं, हम एनालाइज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि इसका क्रॉसओवर क्या चल रहा है, अकड़, और इसकी जीन मैपिंग वगैरह क्या चल रही है, क्या इसमें घोटाला चल रहा है क्या नहीं। तो हम इसमें ना कुछ नहीं करते, इसमें जो टेट्राड जो भी आते हैं ना आइसोलेशन में, उस टेट्राइड को हम एनालाइज करते हैं लैब्स में। ठीक है, बस, और कुछ नहीं करते। इसका ये फ़ायदा मिलता है इस ऑर्गेनिज्म की कि हम उसे टेट्राड्स एनालाइज कर सकते हैं। टेट्रा यानी कि 4। ठीक है, और इसमें जो थर्ड ले लेते हैं, मतलब सेकंड, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ सेकंड वाला, कि इससे हम टेट्राड्स एनालाइज कर सकते हैं। टेट्रास एनालिसिस हेल्पिंग। ठीक है, थर्ड में हम इसमें लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेंट्स कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेंट्स हो सकते हैं इस पर अवेलेबल। तो इसमें एडवांटेजेस थोड़ी अलग अलग है पिछले वाले से, बट है बहुत बढ़िया। और फोर्थ जो एडवांटेज आती है इसकी, इसमें जो जीनोम है वो कम्प्लीटली हमारा सीक्वेंस्ड है जीनोम। ठीक है, और इसके पास बहुत ही कम, वेरी लिटिल या वेरी स्मॉल बोल लो तुम, नॉन कोडिंग डीएनए है। नॉन कोडिंग डीएनए है, मतलब ये कम्प्लीटली सीक्वेंस भी है, और इसमें बहुत ही कम नॉन कोडिंग डीएनए यूज़ हो रहा है। तो इसमें बहुत मतलब अच्छी बात है कि मतलब डीएनए वगैरह इतना हमारा यूज़ नहीं हो रहा। ईस्ट प्लाज्मिड में जो हमारा है इंजीनियर, वो ट्रांसफ़र होता है फॉरेन डीएनए से। किस में होता है? ईस्ट में ही होता है। ईस्ट प्लाज्मिड हमारा हैव बीन इंजीनियर्ड, मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं और उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं फॉरेन जीन्स में इनटू ईस्ट में। इन एडिशन में ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स भी बनते हैं।
जिन्हें हम डिज़ाइन करते हैं लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए से, और जिन्हें हम आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं कि वो जीनोम है। ठीक है, तो ईस्ट वगैरह की बात हो गई। ईस्ट को मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, YAC का टॉपिक पढ़ लेना कि इसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी डिफाइन क्या है। ठीक है, कि मतलब ये अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता है कि ये जीनोम है ईस्ट को, कि मतलब उसको बहका सकता है कि भाई तू ये है, भाई तू ये नहीं है, ताकि वो अपना काम निकलवा सके साइंटिस्ट और ये कर सके। ठीक है, और ईस्ट हमारा जो है ना, उसने बहुत जगह कंट्रीब्यूट करा है समझने में, जैसे सेल साइकिल का कैसे कंट्रोल होता है उसके बारे में, रिकॉम्बिनेशन में, एपोप्टोसिस में, माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस में, इन्फेक्शियस डिजीज़ में, और क्लासिकल जेनेटिक्स में। ठीक है, अब मैं बुकलेट वाला आपको इसका क्या कहते हैं एडवांटेजेस दिखाता हूँ दोनों ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसमें क्या लिखा है, और आप उसमें से अपनी जो बुकलेट है उस पर मार्क कर सकें। ये है एस्केरिया कोलाई। जी हाँ, ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है, एंड ये इसका थोड़ा सा रियल व्यू है। ठीक है, देखो है ना, ये एलोंगेटेड एंड क्या कह सकते हैं यूनिसेलुलर और रोड शेप के हैं ये। ठीक है, एंड इसमें फ्लैजिला वगैरह भी प्रेजेंट है, बट इसमें थोड़ा नॉट क्लियरली दिख नहीं रहा थोड़ा। ठीक है, इसका क्रेडिट जाता है डेवे मार्शल को, जो कि साइंटिस्ट होंगे, बहुत सी बात है। एंड ये एडवांटेजेस हैं इसकी, जो कि इसमें साफ साफ जो लिखा है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो एडवांटेजेस कर लेना भाई। ठीक है, एंड ये है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, थोड़ा ब्लैक है, ब्लैक एंड वाइट, बट ऐसे दिखता है वो। ठीक है, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे कुछ टाइप का दिखता है वो सर्कल फॉर्म में। ठीक है, ओवल शेप का। एंड हेयर आर द एडवांटेजेस। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं फटाफट से, एंड देन वी कंटिन्यू। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो है ड्रोसोफिला। बहुत ही कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो ज़्यादातर पूछा जाता है, मेलानोगैस्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ठीक है, ड्रोसोफिला में ना मतलब 900 से ज़्यादा स्पीसीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब करीबन 1000 हो गई होगी आज की डेट में, इतनी से ज़्यादा इसकी स्पीसीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, आज की डेट में। ठीक है, वेट अ सेकेंड। हाँ, सो हम बात कर रहे थे मेलानोगैस्टर की। अब बात करते हैं इसके बारे में कि इसकी क्या क्या खूबी है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, मेलानोगैस्टर। ठीक है, इसमें जो हमारे विलियम साहब है, विलियम एर्नेस्ट कासल, और इनके जो स्टूडेंट्स हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, उन्होंने पहली बार ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को यूज़ करा फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने इसका यूज़ करा। ठीक है, वो भी इन 1901 में इन्होंने इसका यूज़ करा, एंड बाय 1910 तक। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो जेनेटिक मॉडल सिस्टम है। मतलब ये इनिशियली इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे, पढ़ रहे थे कि एक्सपेरिमेंटल इवोल्यूशन वगैरह कैसे होता है। मतलब पहले की बात में जो मतलब लास्ट सेंचुरी थी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रोडक्टिव लेबोरेटरी थी मॉर्गन साहब की। ठीक है,
अब मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए पहले वाला मतलब जो नया साइंटिस्ट आता है वो पहले वाले साइंटिस्ट का जो भी रिपोर्ट होता है उसे देखता है और कहता है कि या तो ये झूठा है या रियल है, तो उसे वो एज अ मतलब एनालाइज करता है एंड उसके अगेंस्ट में कुछ ढूंढता है जिससे पता लगे कि वो रियल है और फेक है। तो ये मॉर्गन लैब थी एक अपना क्या कहते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और इस जो मॉर्गन की लैब थी, लैब उसको हम फ्लाई रूम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फ्लाई रूम, ठीक है। फ्लाई रूम यानी कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एक हाउस फ्लाई है, मतलब फ्लाई के रूप में देखते हैं, ठीक है, फ्लाई है, ठीक है। एक फ्लाई मेरे को बनाना नहीं आता, ठीक है, बट मैंने थोड़ा रफली सा बना दिया है, ठीक है। फ्लाई है, ठीक है। आई डोंट नो कि तुम्हें थोड़ा बटरफ्लाई टाइप लग रहा होगा, बट ठीक है। मेलानोगास्टर हमारा बहुत ही छोटा साइज़ का होता है, ठीक है। अब मान लो ना कितने ही साइज़ का होगा वो होगा हमारा क्या कहते हैं 1 से 2 मिलीमीटर, ठीक है। कितने ही साइज़ का होगा भाई ये मच्छर, ठीक है, ठीक है। 2 मिलीमीटर मान लो, इतने ही साइज़ का हो सकता है ये। देखो डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले मॉर्गन साहब का पूरा नाम जानना चाहेगा कोई? मॉर्गन साहब थे भाई थॉमसन एच मॉर्गन, ठीक है, थॉमसन एच मॉर्गन, ठीक है। तो थॉमसन से थोड़ा फ्रेंडली लग रहा होगा। एंड हेयर आर द आवर साइंटिस्ट विलियम ई कैसल एंड थॉमस एच मॉर्गन साहब। एंड ये रही फ्लाई रूम यानी कि मॉर्गन साहब की लेबोरेटरी। विजुअल नहीं है, ठीक है। बुक में आई थिंक 144p में क्लिक करा हुआ फोटो भाई, तो उस टाइम पे ऐसे ही आता है, ठीक है। हेयर अपना क्या कहते हैं इनका शॉर्ट जनरेशन टाइम होता है 10 डेज़ का होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। हाई फिग्निडिटी होती है, प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ प्रोजन इसको अंडर लेबोरेटरी कंडीशन में। और ये मतलब ये ब्रीड कर सकते हैं एक ईयर में एक बार। देखिए लिखा भी है दे ब्रीड द ईयर अराउंड, ठीक है, मतलब ईयर अराउंड ईयरली करते हैं, ठीक है। सेक्सुअली डायमॉर्फिक है, ठीक है, सेक्सुअली डायमॉर्फिक है यानी कि इनको अच्छे से आप पहचान सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। वर्जिन फीमेल को आप पहचान सकते हैं और उसे सेग्रीगेट कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए मैटिंग एट डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। फ्रेशली इमर्ज्ड है थर्ड इंस्टार लार्वा और प्यूपा स्टेजेस है। जैसे कि मान लीजिए, देखिए मैं दिखाता हूँ, जैसे कि एडल्ट फ्लाइज है तो इनमें आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। सेक्स कॉम क्या है, पिगमेंट और राउंड होगा अगर ये मतलब इनका क्या कहते हैं ब्रीडिंग हो चुका होगा और प्रोजनी होने वाला होगा। इसके बाद में थर्ड इंस्टार में फर्स्ट, इधर में फर्स्ट थोड़ा अच्छे से विजिबल नहीं है, सेकंड में अपना ये थोड़ा ऐसे शेप का आता है, ठीक है। इसके बारे में नीचे अच्छे से पढ़ेंगे कि इसमें बोला क्या है। मतलब इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेक्स, साइज, कॉम्स, पिगमेंटेशन, नंबर ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट्स, शेप ऑफ क्यूडल एंड फ्रेशली इमर्ज रहते फ्लाई सेंटर्स हैव लाइटर पिगमेंटेशन होता है सेंटर में। स्लेंडर बॉडी होती है, फोल्डेड विंग्स होते हैं इनके। फीमेल सेपरेट होती है शॉर्टली फॉलोइंग इमरजेंस फॉर कंट्रोलिंग मेटिंग एक्सपेरिमेंट्स को, ठीक है। मेल के पास सेक्स कॉम्स होते हैं, राउंड पिगमेंटेड कोडल एंड होता है। फर्टिलाइज एग गोज थ्रू 3 लार्वर स्टेजेस। इन 3 लार्वर स्टेजेस की मदद से फर्टिलाइज एग जाता है जो कि फिगर में मार्क्ड है। प्यूपा में सोन नहीं है, उससे पहले फॉर्मिंग अ फ्लाई, प्यूपा से पहले मतलब फ्लाई बन जाता है, ठीक है। मतलब इसमें बताया गया कि एग वगैरह मतलब थर्ड लार्वर स्टेजेस में कैसे कैसे बनता है और उससे कैसे अपना फ्लाई रिलीज़ होता है और इनको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब इसमें बताया गया है। ईजी टू रेयर होता है, इन्हें मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। ईस्ट बनाना कोन फॉर फ्रेगमेंटेशन के लिए।
इन्हें मेंटेन करना बहुत चीप है। मिल्क बोतल, फ्लैट बॉटम ट्यूब्स, ठीक है, चाहिए होती है। फ्लाई एक्चुअली फीड, जो हमारी मक्खी होती है वो एक्चुअली फीड करते हैं ईस्ट के ऊपर। देयरफॉर हम इसे कह सकते हैं ईस्ट फ्लाइज है ये, रेदर देन फ्रूट फ्लाई। मतलब फ्रूट फ्लाई से ज़्यादा हम इन्हें ईस्ट फ्लाइज भी बुला सकते हैं, क्योंकि ग्रो करती है किसी भी चीज़ पे सपोर्ट करने के लिए ग्रोथ ऑफ ईस्ट। तो जहाँ पे ईस्ट है ना तो वहीं पर ये ग्रोथ कर जाएगी, ठीक है, बहुत ही चीप लेवल पे, ठीक है। इनमें ज़्यादा कुछ मतलब मेहनत नहीं लगती। और इनके पास 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं, ठीक है, ओनली 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। 3 पेयर्स आर ऑटोसोम होते हैं और 1 हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, जैसे कि ह्यूमंस में होता है। ह्यूमंस में क्या होता है बताओ फटाफट से कमेंट में। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। इसमें से मान लीजिए, मानना नहीं है रियल है, मतलब कभी कभार थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। इसमें से हमारा 44 ऑटोसोमल है और 2 सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, समझ गए। और अगर ये किसी को ना पता हो ना तो जाके ना NCERT पढ़ लेना, NCERT, क्योंकि आपका पिछला रिवाइज नहीं है। तो 1 मोर टाइम लर्निंग कीजिए और बुरा ना मानिए, ठीक है, क्योंकि कॉलेज में आए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना बैक रिवाइज कीजिए, ठीक है। मैंने करा है तभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट पढ़ने से फ़ायदा नहीं है। अगर आपको मतलब डायरेक्ट ही पढ़ना है तो आपको एक एक चीज़ों को या तो गूगल से देखना पड़ेगा कि इसका क्या डिफाइन था, इसका क्या डिफाइन था। इससे बढ़िया मतलब साइड में या तो NCERT खोल के रखिए ताकि आपके लिए बेनिफिट साबित हो, ठीक है। और इनके जीनोम कम्प्लीटली सीक्वेंस्ड होते हैं, मतलब लाइन बाय लाइन होते हैं। और ये इट हैज़ अप्रोक्स 14,000 जीन्स होते हैं विद 50% होमोलोगस और विद ह्यूमंस के साथ। और इसके अंदर ऑलमोस्ट 75 डिजीज़ कोजिंग करता है, ये ह्यूमंस में करता है, ठीक है। फाउंड इन ड्रोसोफिला, मतलब काटता वाटता है, ठीक है, तो फिर डिजीज़ तो करेगा ही ना, ठीक है। इसके बाद में लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेंट्स होते हैं, ट्रांसजेनिक लाइन्स होती है, रीडली जो भी शेड होता है रिसर्चर्स ने जो भी ढूंढा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। इसके बाद में मोर देन अ सेंचुरी बैक मूलर ने इंट्रोड्यूस करा था बैलेंसर क्रोमोसोम, जो स्टेबल करता है मेंटेनेंस ऑफ लीथल म्यूटेशन एज हेट्रोजाइगोट्स, ठीक है। मूलर ने सोचा कि मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जो यूज़ बैलेंसर हो क्रोमोसोम के लिए, जो स्टेबल मेंटेनेंस कर सके। तो उन्होंने हेट्रोजाइगोटस को बनाया कि मतलब ये कर सके। हेट्रो यानी कि डिफरेंट, जाइगोटस यानी जाइगोट, डिफरेंट जाइगोट बनाया, ठीक है, या उसकी खोज करी। सेक्रेटरी टिश्यूज ड्रोसोफिला लार्वा के, वो एक मतलब उनके पास लार्ज पोलेटिन है, लार्ज पोलेटिन क्रोमोसोम है, वो भी इंटरफेस न्यूक्लियाई में, ठीक है। और जो कंसिस्टेंट बेंडिंग पैटर्न होते हैं क्रोमोसोम के, वो अवेलेबल होता है पोलेटिन मैप्स में, ठीक है। इस लाइन को हम अभी अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, ठीक है। मतलब जो ड्रोसोफिला लार्वा, मान लीजिए ये मक्खी है, इसका जो ड्रोसोफिला का मतलब सेक्रेटरी टिश्यूज़ है, ठीक है, सेक्रेटरी टिश्यूज़ है ये, ठीक है, सेक्रेटरी टिश्यूज़ है ड्रोसोफिला लार्वा के पास। इनके पास है ना पोलेटीन है, ठीक है, पॉलीथीन मान लो भाई तुम, पॉलीथीन, ठीक है, जिसमें तुम सामान लाते हो। पॉलीथीन क्रोमोसोम्स है, पॉलीथीन क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये क्रोमोसोम हो गया, पॉलीथीन क्रोमोसोम्स है, ठीक है। पॉलीथीन को इसके अंदर डाल दिया, क्रोमोसोम्स है, ठीक है। इन इंटरफेस न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटीन क्रोमोसोम्स है, ठीक है। और ये कंसिस्टेंट बाइंडिंग कर रहा है इसी पैटर्न में क्रोमोसोम्स। और जो डिटेल पॉलीथीन मैप्स है, इनके पास इमेंसली लोकेशन है, मतलब अपना डिटेक्ट करने के लिए जीन्स की और अपना क्रोमोसोम एब्रीवेशन, जहाँ पे क्रोमोसोम वगैरह स्टेबल हो जाते हैं, उनका लोकेशन है कि कहाँ पे क्या मूवमेंट हमें करना है, तो वो सब इसमें बताया गया है। और बैलेंसर क्रोमोसोम क्या होते हैं? बैलेंसर क्रोमोसोम इंजीनियर्ड क्रोमोसोम है जो यूज़ करने के लिए होते हैं
मेंटेन करने के लिए कि रिसीवर लेथल स्टेराइल म्यूटेशन और अदर स्टॉक्स में उसका यूज़ होता है। ठीक है, स्टेराइल म्यूटेशन में भी इस मेंटेन करने के लिए इसका यूज़ होता है बैलेंसर क्रोमोसोम का। ठीक है, इसके बाद में हमें दे रखा है ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है शॉर्ट टर्म स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि कि मतलब एक तो ये इनका म्यूटेशन वगैरह फास्ट होता है और एक तरीके से मतलब ये ग्रो अच्छे से करता है। शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, 10 डेज़ का होता है इनका। वैसे भी 10 डेज़ में मज़ा आता है, तो बच्चे अच्छे से अपना प्रोजेक्ट वगैरह कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब इनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनको मतलब 10 डेज़ में इनका लाइफ तो ख़त्म होना ही है, तो 10 डेज़ तक अच्छे से एक्सपेरिमेंट वगैरह हो सकता है। तो प्रोजेक्ट्स स्टडी कर सकते हैं सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म, कॉम्प्लेक्स साइकिल स्टडीज़, परफॉर्मिंग लार्ज स्केल कंट्रोल, ये सब स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स में परफॉर्म करते हैं इन इंटर्नशिप लेवल। नेक्स्ट बात करेंगे हम थर्ड जो है अपना, मतलब थर्ड नहीं फोर्थ है, सॉरी फोर्थ की बात करेंगे। सिनोर हैबिटेट्स एलिगेंस की बात करेंगे। सिनोर हैबिटेट्स एलिगेंस की बात करेंगे। ठीक है, इसका नीचे डायग्राम भी दे रखा है। ठीक है, अब इस डायग्राम को हम समझेंगे। ठीक है, एक तो ये एलोंगेटेड होते हैं, डायग्राम से पता लग गया हमको। ठीक है, ठीक है, स्नेक टाइप होते हैं। ये एक तरीके का निमाटोड कहते हैं इसको। ठीक है, निमाटोड है ये एक तरीके का। ठीक है, और अनसेगमेंटेड एलोंगेटेड बॉडी है, इसे सेगमेंट नहीं कर सकते, मतलब पार्टीशन वगैरह नहीं कर सकते, इधर से बड़ी इधर से छोटी है। ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस कराई गई थी बाय क्या कहते हैं, सिडनी ब्रीनर ने इसे इंट्रोड्यूस कराया था कि हम समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, क्या अंडरस्टैंड कर सके जेनेटिक्स का बिहेवियर क्या है, जेनेटिक्स ऑफ बिहेवियर कैसा है, इनके जेनेटिक्स का बिहेवियर हम पता लगा सके, इसलिए इन्होंने इस पर स्टडी करी थी। ठीक है, इसका एक स्मॉल, मतलब ये बहुत ही स्मॉल साइज़ का होता है। वैसे तो डायग्राम बड़ा है, 1 मिलीमीटर साइज़ होता है या 2 भी हो सकता है। ठीक है, एक्यूरेटली इसमें ज़्यादा देते नहीं हैं। ठीक है, और इसको हम कल्चर करते हैं पेट्री डिश पे। ठीक है, पेट्री डिश किसी ने लेबोरेटरी में यूज़ करी है क्या? पेट्री डिश में इसको कल्चर करते हैं। ठीक है, थोड़ा मैंने सही बनाया है नहीं। पेट्री डिश में इसको कल्चर करते हैं एगर सीड के साथ और ई कोलाई के साथ। ठीक है, प्लेट, और इसमें अराउंड 10,000 वॉर्म्स होते हैं। ठीक है, जो रीच करते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को, वो भी 3 से 5 दिनों में, जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है अपना। ठीक है, सब टेम्परेचर का खेल है। ठीक है, सर्दी गर्मी ये सब टेम्परेचर का खेल है। तो जो इसका जनरेशन टाइम है ना, वो 3 दिन का है, मतलब जनरेट करने का। ठीक है, वो 3 दिन का है, वो भी 20 डिग्री पर। ठीक है, 20 डिग्री पर ये जनरेट कर जाता है 3 दिनों के अंदर, अगर से पैकेट में अच्छे से रख के एस्केरिया वगैरह डाल के एगर सीड के साथ, तो ये 10,000 बॉम्ब्स वगैरह उनमें से कुछ तो बनेंगे ही, बॉम्ब्स कुछ तो ग्रो करेंगे ही। तो 3 दिनों में ये 20 डिग्री टेम्परेचर अच्छे से ग्रोन अप कर जाता है। तो एक एक वुमेन जो है फीमेल, एक फीमेल, जो फीमेल वर्जन है इसका, ये तो मेल है, ये है पेट्रोट है। ठीक है, ये फीमेल वाला। ठीक है, ऊपर एक फीमेल है जो इसका, वो एक फीमेल है जो हमारा 250 से 1000 फर्टिलाइज एग प्रोड्यूस करती है इन 3 से 4 डेज में। ठीक है, और जो ये हमारा वोम होता है ना, वोम, जो वोम हमारे होते हैं वोम्स, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब वो हमारे मतलब क्या कहते हैं, एक्सट्रीमली यूज़फुल होते हैं डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए। ठीक है, और मेजॉरिटी वोम्स हमारे हेर्मेटाफ्रोडाइट होते हैं, और स्मॉल परसेंटेज में ये 0.05% होते हैं। ठीक है, 0.05% होते हैं, 0.05% हर्माफ्रोडाइट होते हैं। क्या होते हैं हमारे हर्माफ्रोडाइट? वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं,
और जो मेल होते हैं वो हमारे 0.05% ही होते हैं, ठीक है। और हर्माफ्रोडाइट हमारे या तो सेल्फ फर्टिलाइज भी कर सकते हैं और क्रॉस भी कर सकते हैं। सेल्फ और क्रॉस दोनों कर सकते हैं। क्रॉस यानी कि मेल के साथ कर सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन अलाउस करता है ऑब्टेन करने के लिए होमोजाइगस प्रोजेनी के लिए और रिसेसिव म्यूटेशन इन अ सिंगल जनरेशन, ठीक है। मतलब ये सेल्फ भी कर सकते हैं, सेल्फ एंड क्रॉस बोथ, ठीक है। बोथ लिख देते हैं, बोथ कर सकते हैं। और यहाँ पे मेंशन भी होगा, देखो यहाँ पर, ये देखो लिखा है सेल्फ एंड क्रॉस दोनों करते हैं, ठीक है। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन अलाउस करता है ऑब्टेन करने के लिए होमोजाइगस प्रोजेनी और रिसेसिव म्यूटेशन के लिए इन अ सिंगल जनरेशन में, ताकि ये होमोजाइगस प्रोजेनी हो सके। इसके बाद में हर्माफ्रोडाइट का जो है स्ट्रक्चर की बात करी गई है कि ये वाला पार्ट इसका इंटेस्टाइन होता है, ये वो साइड्स होते हैं, ये स्पर्माथिया ओवरी वाले पार्ट दे रखे हैं, एक्स न्यूरेटर्स ये सारे एक्स हो गए, ये इसके स्पेस को वोल्वा का है, ये एनस हो गया। इंटेस्टाइन वाले की बात करिए, वोल्वा हो गया, ठीक है। इंटेस्टाइन वाले मतलब मेल वाले की बात करिए, इंटेस्टाइन सेम होता है, ओवरी की जगह टेस्टिस, स्पर्म एंड सेमिनल वेसिकल होता है इधर पे, वाजा डिफरेंस एंड कलोकिया रेज फैन स्पेलिकल, ठीक है। तो ये जो दो सेक्सुअल फॉर्म दे रखी है आपको सी एलिगेंस की, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये इधर पे इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला मैंने आपको डायरेक्ट बुक से इस वजह से पढ़ाया क्योंकि यहाँ पे डायग्राम था, तो मैंने सोचा डायग्राम से अच्छा समझ आएगा। इधर पे इसका लिंक दे रखा अगर आपको इस डायग्राम से रिलेटेड और कुछ जानना हो। के बाद में इसमें दे रखा है इधर पे वोम है जो उनके पास फिक्स नंबर ऑफ सोमेटिक सेल्स होते हैं, जैसे कि 959 हर्माफ्रोडाइट के पास होते हैं और 1031 मेल्स के पास होते हैं। इसमें से 302 न्यूरॉन्स हमारे इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनाइज इन अ सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर में। तो इसमें जो हमारे प्रेजेंस होते हैं कुछ न्यूरॉन्स में क्या होता है, देन ड्रोसोफिला का होता है, वो भी सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फॉर ब्रेनर चूज़ करने के लिए सी एलिगेंस स्टडी करने के लिए जेनेटिक बिहेवियर। मतलब इसमें न्यूरॉन्स का मतलब हमें मिल जाता है अच्छा खासा अमाउंट 302, तो इसी वजह से हम सी एलिगेंस को चूज़ करते हैं जेनेटिक्स का बिहेवियर पढ़ने के लिए। और जीनोम हमारे जीन्स भाई 20,000 से ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी तो आरएनए डीएनए के बारे में दे रखा है, क्रिएट ट्रांसजेनिक वोम कर सकता है, माइक्रो इंजेक्टिंग डीएनए इनटू द ओवरी, टर्न ऑफ जीन्स फीडिंग बैक्टीरिया विद प्लाज्मिड दैट एक्सप्रेस डबल स्टैंडर्ड आरएनए ऑफ इंटरेस्ट आरएनए इंटरफेरेंस। मतलब ये कंपैरेटिवली ईजियर होता है क्रिएट करने के लिए ट्रांसजेनिक वोम्स। ट्रांसजेनिक वोम्स यानी कि मतलब सिंपल वोम्स नहीं होगा, वो ट्रांसजेनिक होगा, म्यूटेशन से आया है। तो माइक्रोजेनेटिक डीएनए होते हैं ओवरी के अंदर होते हैं, इनटू द ओवरी, और टर्न ऑफ जीन्स जो जीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया की फीडिंग से आते हैं, उनके साथ साथ जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड हमारा एक्सप्रेस करता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए को, जो कि आरएनए इंटरफेरेंस में होता है हमारा, ठीक है। इसमें फर्टिलाइजेशन वगैरह की बात करी गई है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग हमारा इंटरनली होता है बाय स्पर्म्स के थ्रू फ्रॉम हर्माफ्रोडाइट और मेल्स के थ्रू, ठीक है। तो इंटर वगैरह होता है, इंटरसेलुलर वगैरह, मतलब इंटरनली होता है, एक्सटर्नली नहीं होता। इसके बाद लार्वल स्टेजेस दे रखे, हैच फ्रॉम एग देन गोज टू द 4 लार्वल स्टेज विद इंटरवेनिंग माउल्टिंग, L4 लार्वर 4 स्टेज मोल्ट प्रोड्यूस एडल्ट वॉर्म। तो ये सब स्टडी करता है कि कौन सी फॉर्म में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। इसके बाद में जेब्रा फिश की बात करते हैं जिसे हम डाइनोरीरियो कहते हैं, यानी कि 5th, ठीक है। जेब्रा फिश हमारा फ्रेश वाटर में पाया जाता है, टिलोसिस्ट फिश। इसके मेजरिंग इंच 1 से 1.5 इंच है, ठीक है। और ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है आपको। और इसमें हम मेल और फीमेल डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टाइम से, जब ये 1 मंथ के हो जाते हैं।
और इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड फॉर ब्रीडिंग। और इनका जो मतलब सेक्स है वो कंफर्म कराया जाता है एग्जामिन करने की से, इनकी बॉडी शेप से, साइज से, फिन से और कलरिंग से इनका बॉडी शेप मतलब इनका जो भी मेल फीमेल है वो पता लगता है। जैसे कि मेल हमारा टॉप वाला है, ठीक है, उसके कलर से, और फीमेल हमारा बॉटम वाला है, जो कि बॉटम वाला जो भी है वो थोड़ा डार्क इन कलर है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है इनके बारे में कि मेल है उनके पास फ्लैट सिलेंडर बॉडी होगी, रिलेटिवली स्मॉल होगी, ज़्यादा गोल्डन येलो कलर होगा उसमें, ठीक है, वेंट्रल साइड पे, ये जो नीचे वाली साइड होती है ना येलो कलर, ठीक है, ये वेंट्रल साइड होती है, ठीक है। और ये जो साइड का होता है इसे डोर्सल फिन कहते हैं, और इसे कैल्टल फिन, और नीचे वाला एनल और ऊपर वाला डोर्सल, ठीक है। देयर बॉडी पैटर्न ब्राइटली कलर होंगे और मोर एक्टिव, मतलब ये ब्राइटर होगा इन कलर में और गोल्डन वगैरह भी होगा, ठीक है। फीमेल्स हमारी बड़ी होंगी, राउंडर होगी विद अ वाइट प्रोटेटिक बेली के साथ, वाइट कलर दिख रहा होगा इधर, ठीक है। फॉर एग स्टोरेज पे काम आता है वो। और दे हैव सिल्वर ब्लू स्ट्रिक होगी ऑन लेटरल साइड पे, सिल्वर ब्लू इधर पे दिख रहा होगा हल्का सा ऑफ बॉडी, और इनकी कलरिंग लाइट होगी एंड लेस एक्टिव होगी। तो मतलब ये यहाँ पे डार्क शो हो रही है और ये लाइट शो हो रही है, तो इससे भी आपको पता लग जाता है कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। इसके बाद में मेल और फीमेल मेट एंड रिलीज करते हैं एग्स एंड स्पर्म, वो एक्सटर्नली होता है तो उसे एक्स यूट्रो कहते हैं, एक्स यूट्रो, ठीक है, जो एक्सटर्नली होता है इसमें, ठीक है। इसके बाद में एम्ब्रियो और कैरियोन जो कि प्रोडक्टिव मेम्ब्रेन है वो ट्रांसपेरेंट होती है ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग, और जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इसकी ब्लड वेसल्स वो वगैरह वो माइक्रोस्कोप में आप व्यू कर सकते हैं। जैसे हाई फेकेंडिटी मतलब एक सिंगल फीमेल प्रोड्यूस करती है 100 ऑफ एम्ब्रियोज पर वीक, मतलब 1000 ऑफ मतलब 100 बोला उसने, सॉरी 100 ऑफ एम्ब्रियो एक वीक में, ठीक है, एक वीक में 100 ऑफ एम्ब्रियोज वो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। और डेवलपमेंट इसका बहुत ही तेज़ी से होता है, रैपिडली इन द फर्स्ट 5 डेज ऑल मेजर ऑर्गन्स डेवलप हो जाती है एंड फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है 5-6 दिन से। ये ईयरली ब्रीड करते हैं लैब कंडीशंस के अकॉर्डिंग, बिकम सेक्सुअली मैच्योर होते हैं इन 3 मंथ्स में, ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में टाइम लगता है 14 ईयर्स का, इसमें डायरेक्ट 3 मंथ्स का टाइम लगता है इनको। इट्स जीनोम कम्प्लीटली सीक्वेंस होता है, ऑलमोस्ट 70% ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन्स ह्यूमन से रिलेटेड होती है, जीन्स इन जेब्रा क्रॉसिंग। इसमें नियरली 85 जीन एसोसिएट होते हैं ह्यूमन डिजीज़ के साथ जो पाए जाते हैं इस मॉडल ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी ज़्यादातर डिजीज़ वगैरह पाई गई है इससे भी पाई गई है। तो इसका पीएच ऑप्टिमल मेंटेनिंग 6.5 से 7.5 दे रखा है, एंड टेम्परेचर जिसमें ग्रोन अप करते हैं लैब में, ठीक है। एंड लाइट वगैरह का दे रहा है कि कितना होता है इसका, ठीक है। और इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं इस बार माइक्रो इंजेक्शन, इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस, नॉक डाउन टू मॉडिफाई जीन एक्सप्रेशन बाय मॉर्फोलोनियन एंटीसेंस ओलिगो न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। मतलब इनको अच्छे से यूज़ वगैरह करते हैं ताकि हम देख सकें कि मतलब ये किस में गुड है। तो ये ड्रग स्क्रीनिंग वगैरह टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ वगैरह में अच्छा इनका स्टडी वगैरह होता है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है मॉर्फोलिन्स जो हमारे होते हैं, मॉर्फोलिन्स क्या होते हैं, वो हमारे सिंथेटिक नॉन आयनिक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो अलग होते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और बाइंड करते हैं शॉर्ट सीक्वेंस के साथ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइज पे, जैसे कि mRNA से पहले मॉडिफाई करने के लिए जीन एक्सप्रेशंस को। तो ये वाला कंपल्सरी है रीड करना, ठीक है, ये वाला कंपल्सरी है रीड करना आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ तक अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो अच्छी बात है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत मतलब समझ आ रहा होगा। अगर मैं कुछ चीज़ें समझाने में असफल हूँ तो आप लोग मुझे समझा सकते हैं, ठीक है, कि कमेंट में कि सर आप यहाँ पे आपने ये टॉपिक ढंग से समझाया नहीं या आपको समझ नहीं आया, ठीक है। क्योंकि कभी कभार हो जाता है कि मतलब क्या कहते हैं कि
कभी कभार ऐसी चीज़ें होती है कि कुछ कुछ लाइनें कि मैं जल्दबाजी में समझा नहीं पाता ठीक से, ठीक है। ऐसा हर एक टीचर के साथ होता है एंड हर एक स्टूडेंट्स के साथ होता है कि मतलब वो समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो कोई बात नहीं, हम उसे रिपीट कर देंगे, कोई बात नहीं। एंड देन क्या कहते हैं, ये अपना इधर पे हमने ज़ेब्रा फिश की बात करी कि ज़ेब्रा फिश की कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वो कमेंट बताओ अभी फटाफट, ठीक है, इसी सेकंड में 55 पे। क्या होती है कि मेल्स कैसे पता लगेंगे और फीमेल्स। मेल्स हमारे गोल्डन इन कलर होते हैं और फीमेल्स हमारे डार्क इन कलर होती है, सिल्वर वगैरह आ जाता है उसमें, ठीक है। तो इससे पता लग जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो लास्ट ऑर्गेनिज्म है एराबिडो पिपेसिस थैलेना, ठीक है। इसमें ये थैल क्रेस है, फ्लावरिंग स्मॉल फ्लावरिंग रोसेट प्लांट है। इसमें नेटिव वेस्टर्न यूरेशिया और अफ्रीका से आया है। डाइकोटिलेडन प्लांट है जो बिलोंग करता है ब्रासिशियस फैमिली से, ऐसा मानना है इनका, ठीक है। ये प्लांट है, देखिए ये पहली बार डिस्क्राइब करा गया था जोनस थाल ने, तो इसको साइंटिफिक नेम में थैलेनिया भी दे दिया नाम, ठीक है। हैंस थैलेना इन 16th सेंचुरी। तो इसका मॉडल फॉर जेनेटिक्स के लिए यूज़ हुआ था, करने के लिए पीएचडी वर्क कर रहे थे दो लोग। उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर स्टडी करते हैं प्लांट में क्या क्या खूबियाँ है, ठीक है। इसका भी स्मॉल साइज़ है और इसका जो जनरेशन टाइम है वो 6 वीक का है, मतलब काटेंगे तो वापस 6 मंथ में अच्छे से उग जाएगा। सिंगल प्लांट प्रोड्यूस है, 1000 ऑफ सीड्स निकलते हैं इसमें, 10,000 से 40,000। जीनोम कम्प्लीटली सीक्वेंस्ड है इसमें, और इसके पास ओनली 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 2 and 10, ठीक है, वो डिप्लॉयड में दिखा रखा है। सेल्फ फर्टिलाइज है और कैन बी क्रॉस भी कर सकता है। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म सिंपली कर सकता है बाय डिपिंग फ्लावर्स टू सुटेबल एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेशियन सस्पेंशन फ्लोरल डिप मेथड। मतलब ट्रांसफॉर्म करने का मेथड दे रखा है कि फ्लोरल डिप मेथड से भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और इसका साइंटिफिक नेम दे रखा है। मैनी वेरिएंट इसके अवेलेबल है, मतलब अलग अलग तरीके के वेरिएंट है इसके, काला ब्लू नीला फ्लावर ऐसे होते हैं ना, उसी टाइप के, ठीक है, वेरिएंट्स अवेलेबल है। एंड इधर पे 5 के पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है इसके, ठीक है। इसके बाद में हमें इधर पे एक एक्सरसाइज दे रखी है, अब आप लोगों को इस एक्सरसाइज को सोल्व करना है, ठीक है। सो कमेंट में इनके आंसर बताना। मतलब इसमें फर्स्ट वाले में इंडिकेट करना है फीचर्स बाय मोस्ट मॉडल जेनेटिक ऑर्गेनिजम्स, 3 फीचर्स। नेम द मॉडल ऑर्गेनिज्म डेट, ठीक है। एंड लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एल्गिना की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि वो कैसे स्टडी करता है जेनेटिक्स बिहेवियर में, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे थ्योरीज वगैरह, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सो आई थिंक बहुत लोग मतलब इस लेक्चर से बोरियत हो गई होगी थोड़ी बीच में। सो ये आज का लास्ट टॉपिक है, तो फटाफट से देख लीजिए। मेंडल ने क्या करा, पी प्लांट पे रिसर्च करी, ठीक है। पी प्लांट से 7 वैरायटीज़ वगैरह निकाली उसने, ठीक है। इसके बाद में उसने डोमिनेंट को अलग रखा। डोमिनेंट क्या है, जो टॉल प्लांट है, जैसे कि टॉल प्लांट्स है, ठीक है, ये हो गया कैपिटल टी, और डोमिनेंट ये भी हो गया, ठीक है। और इसके बाद में रिसेसिव की बात करते हैं। ये मैं आपको कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ जो कि मेंडल ने बताई थी। रिसेसिव क्या हो गया, ये हो गया रिसेसिव, ठीक है, जो कि स्मॉल प्लांट होते हैं और या ड्राफ्ट प्लांट, हाँ ड्राफ्ट प्लांट होता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना, डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है, मैंने ये बता दिया कि क्या होता है। एंड फिर बात करी थी इसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, यानी कि सिंगल, और डाई यानी कि डबल। क्रॉस यानी कि मतलब दोनों के बीच में इसने ब्रीडिंग वगैरह करा के देखी थी, फर्टिलाइजेशन वगैरह हुआ था, ठीक है।
इसके बाद ने इसने लॉ दिए थे, उसकी बात करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, देख लेना। अगर 12th में नहीं देखा तो यहाँ तो देख ही लो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारा स्टेट करता है, इसमें जो एलिलिक जीन्स होते हैं, एलिलिक जीन्स, ठीक है, एलिलिक जीन्स जिन्हें फैक्टर्स बोलते हैं, एलिलिक जीन्स फैक्टर्स जो कि हमारे जाइगोट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जाइगोट है, इसके अंदर एलिलिक जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये एलिलिक जीन्स हो गया अपने, और ये जाइगोट हो गया। एलिलिक जीन्स जो जाइगोट में प्रेजेंट है वो हमारे कंटामिनेट नहीं करते, कंटामिनेट या ब्लेंड नहीं करते, कंटामिनेट या ब्लेंड नहीं करते एक दूसरे से, ईच अदर, कंटामिनेट और ब्लेंड नहीं करते एक दूसरे से, क्योंकि वो सेग्रीगेट करते हैं और पास कर जाते हैं अपने गैमेट को, अलग अलग पास करते हैं अपने गैमेट्स को, डिफरेंटली पास करते हैं गैमेट्स को, ठीक है। और उसको हम कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। मतलब इसमें पोस्टुलेट्स में इनहेरिटेंस ने कहा है कि फैक्टर, मतलब जिसमें दोनों बोथ पेरेंट्स F1 हाइब्रिड से हों, क्योंकि जो बोथ पेरेंट है हमारे फिनोटाइप, वो शो कर रहे हैं F2 जनरेशन को, मतलब जैसे F1 जनरेशन के पेरेंटल है तो वो F2 जनरेशन को ही तो शो ही करेंगे ब्रीडिंग के बाद, ठीक है। तो जो प्रोसेस ऑफ अलील सेग्रीगेशन है ना, हम मेंडल इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि मतलब इसमें प्योरिटी होनी चाहिए, अलग अलग कुछ नहीं है, मतलब इसमें ब्लेंड और दोनों एक दूसरे से गैमेट्स वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। एंड फर्दर जो भी इसके लॉज वगैरह हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में वापस से करेंगे, क्योंकि लास्ट का जो टॉपिक होता है और थोड़ा सा बीच का वो कम समझ आता है, तो हम इसको वापस से करेंगे इस टॉपिक को। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये वाली यूनिट हमारी पूरी हो चुकी है, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है।